हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अभिसारा द ट्विस्ट, जो कि आपका 11 क्लास 11 आईएससी के सिलेबस में है। आप लोगों को सबको पता होगा ये पोएम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पोएम में जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपके पोइट के बारे में। और कौन है वो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो मैंने दिया हुआ है, देखिए क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोर्न ऑन 7 मई 1861। सी इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाए या आपको आंसर में इसको मेंशन करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बिफोर नोइंग हिज राइटिंग, है ना, इनके राइटिंग के बारे में जानने से पहले इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि आप इनके बारे में जाने कि ये किस तरीके के पर्सन थे, इनको किस लिए हम लोग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर born on 7th May 1861 in Kolkata, was one of the India's greatest poets, writers and thinkers. He is lovingly called what? गुरुदेव। इनको बहुत सारे टाइटल इनको दिया गया है। क्या क्या टाइटल है देखिए, गुरुदेव, कवि गुरु, या फिर इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्ड? बार्ड मींस ग्रेट पोएट। ओके, इट इज ग्रेट पोएट। हाँ, इनको टाइटल मिला हुआ है किस चीज का? बार्ड ऑफ बंगाल का, यानी कि ही इज नोन एज द ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ओके, नाउ टैगोर्स मोस्ट, देखिए टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्ड वी ऑलरेडी नो, विच वन इज दैट? गीतांजलि। ओके, वो क्या है? गीतांजलि, जो कि कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए जो गीतांजलि है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स है ना। उन इसके लिए, इस पोएम के लिए इनको क्या मिला हुआ है? इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज, है ना। ही वॉज द फर्स्ट एशियन, ओके, ही वॉज द फर्स्ट एशियन who got Nobel Prize in 1930, okay, making him the first Asian to receive this honor. ओके, ये क्लियर हुआ? ये क्या मैंने डिस्कस किया, ये बेसिक पॉइंट हम लोगों ने जाना किसके बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ही मेड अ लास्टिंग मार्क इन हिस्ट्री बाय राइटिंग द इंडियन नेशनल एंथम। हाँ, आपको ये सब पता होगा कि हमारा जो इंडियन नेशनल एंथम है कौन क्या है? वो जन गण मन, है ना, यही है ना। तो इसको भी लिखने वाले कोई और नहीं, कौन है? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड ऑल्सो द बांग्लादेश नेशनल सॉन्ग, यस, बांग्लादेश नेशनल एंथम सॉन्ग, दैट इज अमर सोनार बांग्ला, है ना। ये भी किन्होंने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। He was given knighthood by the British in 1950। इनको ब्रिटिश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी जा रही थी कल 1915 में, जो कि इन्होंने देखे he renounced it in the protest after the जलियांवाला बाग मैसेकर। आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर जो 1919 में हुआ, तो जब इनको नवाजी किया जा रहा था तो उन्होंने उस चीज को क्या किया? कैंसिल किया। उन्होंने लेना एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया इस टाइटल को। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। ही रॉट दिस, ही रॉट इट। यहाँ पे इट क्या है? अभी सारा हम लोग अपने जो आपका पोएम है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो अभी सारा द ट्विस्ट है उन्होंने क्या लिखा है ना। फर्स्टली ही रॉट इन बंगाली इन 1899 फॉर अ कलेक्शन कॉल्ड काथाओ काहिनी, है ना। काथाओ कहानी एक कलेक्शन है इनका, जिसमें इन्होंने ये बंगाली में लिखा था अभी सारा द ट्विस्ट। ओके, which was inspired by a book on Buddhist literature by Rajendra Lal Mitra. Okay. Now, Tagore later translated this poem into English for a collection called Fruit Gathering, published in 1916. तो इसको जो अभी सारा द ट्विस्ट है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहले बंगाली लैंग्वेज में लिखा, and later on it was translated in English where in 1916. And now we are going to study इन आईएससी सिलेबस। आपका भी क्या है, हम लोग जो है ये पोएम को बहुत फेमसली, बहुत रियॉन तरीके से पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए अब क्या है। अभी सारा द ट्विस्ट जो हम पोएम पढ़ेंगे, मतलब ये पोएम है किसके बारे में, किस चीज के बारे में इस पोएम में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है। द पोएम ऑफ द सारा द ट्विस्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ उपगुप्ता, a Buddhist monk from around
300 BCE। ओके, ये जो अभिसारा द ट्विस्ट है, ये पूरी तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर से घिरा हुआ है, उस पे बेस्ट है। और इस पोएम में हम लोग सबसे पहले जाने ही किनके बारे में, उपगुप्ता के बारे में। ओके, जो कि कौन थे, बुद्धिस्ट monk थे। और इसका जो सिनेरियो है, इसका जो हम लोग मतलब सीन देखेंगे, वो पूरा क्या चीज से बिलोंग करेगा, वो 300 BC से बिलोंग करेगा। देखिए लिखा हुआ है, was respected by emperor अशोका। ओके, अशोका के द्वारा जो है उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। अशोका के डिसाइपल भी थे। कौन कौन बोलिए, किसके बारे में हम बात करें, उपगुप्ता। द पोएम शोज दैट लव and compassion can be found in unexpected way। इस पोएम में हम लोगों को दिखाया जाएगा कि ट्रू लव एंड ट्रू कंपैशन जो है उसका कोई समय नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी वक्त आपको मिल सकता है। प्लेसेस एंड अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। तो आपको ये जो है ना, कंपैशन, ट्रू लव एंड ट्रू कंपैशन यू विल गेट एनी टाइम। इसका कोई सिनेरियो नहीं होता है कि हाँ ये समय हो गया है आपको मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपगुप्ता और वासुदेवता का जो मीटिंग होता है वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होता है, और वो हम लोग उसी तरीके से इस पोएम में इसको कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द थीम्स ऑफ pure love, nature's beauty is very important. In this poem, Rabindranath Tagore has celebrated the beauty of nature, the beauty of nature, the beauty of true love, the beauty of true love, the beauty of true caring. Okay. Uh, and spirituality, yes, most important spirituality. You will see love, you will see the beauty, full nature, you will see the true compassion along with spirituality or Upagupta. Okay. Seek faith and the harsh realities, yes. Most importantly, most of the feelings and most of the realities will be shown in this poem by your poet Rabindranath Tagore. So, he will try to show you, or he will represent harsh realities of our society along with this poem, with the help of this poem. Okay? See, all human existence centered around two main characters, that is Upagupta and Vasudetta. ओके, तो उपगुप्ता और वासुदेवता के हेल्प से हम लोग ये सब सारे फीलिंग्स, ये जितने भी आपको सिचुएशन दिख रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या बनने वाले, देखने वाले, कवर करने वाले। देखिए नेक्स्ट है, our poet will celebrate the nature in 2 different months. Yes, in this poem we are going to see the scenario of 2 different months. First one will be August. पहला हम लोग क्या देखेंगे, अगस्त, एंड देन आवर पोएट वी कम बैक अगेन टू अप्रैल। उसके बाद किस्सा दिखाएंगे अप्रैल का। और ये जो फ्लक्चुएशन है, पहला अगस्त का फिर अप्रैल का, इसी वजह से इस पोएम को एक और टाइटल मिला, एंड दैट टाइटल इज मूविंग पोएम। इसको क्या बोलते हैं, मूविंग पोएम भी बोलते। ओके, सी आई हैव ऑलरेडी हिडन दिस, मूविंग पोएम। ओके, see, okay. Ha. So poet will celebrate the nature in 2 different months, okay? In 2 different months. One is August and the other one is April. Okay. This poem is having 2 different settings, okay? In this poem, we will see that this poem will show us 2 different settings, which makes it a moving poem. Yes. Buddhist philosophy. See, Buddhist philosophy had a great influence on Tagore's thought. Yes, Tagore's thought has a very much influence like of Buddhist philosophy. And in this poem, like we are going to approve this. मतलब हम लोग इस poem में हमको दिखेगा ये चीज कि ये बात जो है वो सत्य है. Influence in Tagore's thoughts and work is quite evident from the poem. Yes. So जो हम लोग ये बात करते हैं कि टैगोर के थिंकिंग का, टैगोर के राइटिंग्स पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और ये जो पोएम है वो क्या है, उस चीज का एक सबूत है। हाँ, हम लोग ऐसा देखेंगे इसमें। ओके, चलिए आगे देखिए, क्या ये सब जो है ये क्या है, ये थीम है। ये क्या है,
This is the basically the theme of our poem. Okay, this is the theme of our poem. You must know the theme of your poem as if it will be easier for you to make the answers. If you don't have any idea about the theme, about the critical analysis of your poem, you won't be able to write your answer. So it is very much mandatory to know the theme of your poem. Okay, in which scenario it has been written, it is very much common to know for you. Okay, let's go further. So with this flow we have discussed this. Okay, let's go to another slide. See, this poem reflects the theme of, see, we have already discussed this. This poem reflects the theme of what? Pure, okay, yes, pure love, nature's beauty, and spirituality, compassion, deeper faith, and the harsh realities of human existence centered around two main characters. We have already discussed it. Let's go further. Yes. So this is the most important slide for me actually. See why I'm saying this. We are going to discuss a Visaraga twist right now. So before going there, I will suggest to you to basically know the title, know the meaning of title. मतलब अभिसारा का twist का मतलब क्या है? क्योंकि this is not a usual word you know about. So अभिसारा क्या है? अभिसारा जो है वो है एक संस्कृत वर्ड. ओके, क्या है ये है एक संस्कृत वर्ड, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? मीटिंग, है ना. अभिसारा का क्या मतलब होता है? मीटिंग. कौन सा वर्ड है? संस्कृत. अब अगर बात करें ट्विस्ट का, द ट्विस्ट का बात करें, तो इसको अगर देखिए रेंज वो, अगर हम लोग बात करें तो इसको आप अगर टाइटल आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो आप बोलोगे रेन डे वो. आप किस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे? ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है रेंजो. इसका क्या मतलब होता है? मीटिंग, बट दैट शुड बी सीक्रेट. क्या है यहाँ पे? ये सीक्रेट लव मीटिंग. ओके, सो अभिसारा द ट्विस्ट, दिस इज द टाइटल व्हिच मींस secret meeting of two lovers. Okay, but that love should be true, full of spirituality. Okay, full of spirituality, no lusting. Okay, there will be no lust. Okay, so in this poem we are going to see the true love, the true care. Okay, let's go forward. See, setting. Now I'm going to discuss setting, which is very much important to know. As if I told you before, पोएम पढ़ने से पहले पोएम किस तरीके से, किस चीज को सोच के आपके पोएट ने लिखा है, ये जानना बहुत जरूरी है. चलिए सेटिंग को डिस्कस करते हैं कि ये सेटिंग कैसा है, कहाँ पे किया गया. देखिए, द स्टोरी ऑफ द पोएट is based on the legends of the Buddhist monk उपगुप्ता, है ना. ये पूरी तरीके से पोएम जो है किसके ऊपर बेस्ड है? उपगुप्ता के ऊपर, जो कि कौन थे? एक मॉक थे. नॉट जस्ट मॉक, बुद्धिस्ट मॉक. ओके, कौन थे ये? बुद्धिस्ट मॉक. क्लियर. एंड दिस पोएम इज सेट इन 300 BC. ऑब्वियस ये 300 साल पहले का, बिफोर क्राइस्ट के बारे में बात हो रहा है. तो बेसिकली आप जान सकते हैं कि इसका सिनेरियो जो है वो कैसा रहा होगा, है ना. Okay, see, the place mentioned in the poem is Mathura. We already know this place in India. Okay, and two mythics Mathura. See, why poet has used this word Mathura? Mathura use करने का भी एक meaning है. And if Mathura is seriously known for true love, है ना, मथुरा को ट्रू लव के लिए ही जाना जाता है. मथुरा जाना जाता है श्री कृष्ण के लिए, है ना, श्री कृष्ण के लिए. और अगर आपको ट्रू लव का एग्जाम्पल चाहिए तो आपको क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण और राधा, है ना, इनका तो ट्रू लव का ही एग्जाम्पल है. सो यू कैन रिलेट योर पेस विद दैट थिंकिंग ऑल्सो, कि मथुरा यूज करने का भी क्या है? एक कारण है पोएट का. ओके, एलिया. सी, टू मीटिंग्स बिटवीन उपभुक्ता एंड वासवदत्ता took place within a year. मतलब within a year, एक साल में, एक साल के अंदर उपगुप्ता और वासवदत्ता का जो है मिलन 2 बार होता है. लेकिन दोनों ही बार सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है,
इन अ डिफरेंस ऑफ सेवरल मंथ्स, मतलब कुछ महीनों के डिफरेंस में ही जो है दोनों की मुलाकात 2 बार होती है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, इट वाज अगस्त। पहले जो हम लोग देखेंगे वो कौन से मंथ को देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे अगस्त को। कौन से मंथ को देखेंगे, अगस्त को। As if we know the monsoon, okay, when Vasavadatta stumbled upon Upagupta for the first time while their second meeting happened in April. पहला मीटिंग किस मंथ में होता है, अगस्त। नाउ व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ अगस्त, मतलब यहाँ पे अगस्त मंथ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये रिपोर्टेड है, यू मस्ट नो दिस। ठीक है, देखिए इट वाज अगस्त द मॉनसून व्हेन वासुदेवदत्ता स्टम्बल अपॉन उपगुप्ता। वो हम देखेंगे कि अगस्त के मंथ में वासुदेवदत्ता कैसे टकराती है, किससे, उपगुप्ता से, फॉर द फर्स्ट टाइम। While their second meeting happened in which month? April month, the springtime. Okay, both the meetings took place during the night time. दोनों ही जो मीटिंग होता है वो कब होता है, रात के समय होता है। While the first meeting took place in a gloomy means what? Murky. Okay, gloomy atmosphere with the murky sky. Yes, I have already written this. Murky sky, lightning and murky sky का मतलब होता है जब बादल घिरे हुए हो, है ना, उसको बोलते हैं मर्की स्काई, लाइटनिंग एंड ग्रोइंग स्टॉर्म। अच्छा, ये सब जो है ये आपका पोएम में ये जो है इस्तेमाल किया है, ये है आपके सिंबल्स। सिंबल्स आप इसको बोल सकते हैं। इसके जरिए थोड़ा सा सिनेरियो को, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है हमारे सामने में। ऐसे इफ यू सी मूवीज यू विल गेट टू नो दिस, मतलब अगर लाइटनिंग हो रही है, ब्लोइंग स्टॉर्म बहुत तेज से चलने वाले, तो वी गेट टू नो कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, कुछ घटना घटेगा, कुछ होगा। सो लाइकवाइज, सो विद द murky sky, lightning and growing storm, the second meeting was in a rather cheery condition. Yes, with the full moon, notes of flute floating around the birds creeping. Yes, अभी देखिए ऑब्वियस सेकेंड मीटिंग जो है वो होता है किस मंथ में, वो होता है आपका अप्रैल के मंथ में, राइट। कौन से मंथ में होता है सेकेंड मीटिंग, अप्रैल के मंथ में होता है ना। तो अप्रैल क्या है, अप्रैल इज नोन फॉर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का वातावरण हमको पहले से ही पता है ना, वो चिड़िया का चहचहाना, मतलब एटमॉस्फेयर बेसिकली बहुत अच्छा रहता है, सूदिंग रहता है। लेकिन अगस्त का मंथ जो है वो अलग है। अगस्त के मंथ में बिजली कड़कती रहेगी, तूफान चलता रहेगा, तो दो अलग अलग सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, but this side lightning and growing storm. The second meeting was in rather cheery condition with the full moon. Yes, ये क्या है, फुल मून रात रहती है, नोट्स ऑफ क्या रहता है, फ्लूट फ्लोटिंग अराउंड एंड बर्ड्स क्रीपिंग, और क्या है, चिड़ियों की आवाज भी सुनाई देती रहती है। ये सेकंड मीटिंग का है, ये फर्स्ट मीटिंग का है। ओके, नेक्स्ट है क्या, अब क्या है, द एटमॉस्फेयर इन बोथ, the atmosphere in both the scenes contradict का मतलब क्या होता है, अलग अलग, with the stage of life of वासवदत्ता, मतलब वासवदत्ता का जो लाइफ है। कॉन्ट्राडिक्ट का बेसिकली मतलब होता है जो आपको सच्चाई ना दिखाई, सच्चाई से अलग। पहली बार जो वासवदत्ता मिलती है वो हम लोग पोएम में डिस्कस करेंगे, अगर हम सेटिंग ज्यादा बता देंगे तो फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। दो मीटिंग होता है वासवदत्ता और गुप्ता से, है ना। पहला अगस्त के मंथ में होता है और दूसरा अप्रैल के मंथ में होता है। लेकिन दोनों ही महीनों में जो वासवदत्ता का रियलिटी है, जो वासवदत्ता किस सिचुएशन में रहती है, किस सिचुएशन में जूझ रही होती है, इस चीज का झलक ना हमको मिलता है ना ही उपगुप्ता को मिलता है। समझ में आई बात, देखिए। सो द stage of life Vasudutta was living it. This is a deliberate attempt from the poet to remind us. ये पोएट के द्वारा एक बहुत ही डेलिबरेट स्टेप है किस चीज के लिए, टू रिमाइंड अस हाउ पीपल्स फेट changes with time. Yes, सही बात है, समय के साथ इंसान का किस्मत, इंसान का समय मतलब कैसे चेंज हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे पोइट ने रखा है। एंड दैट द आउटर वर्ल्ड में नॉट रिफ्लेक्ट आवर इनर कंडीशन। ऑब्वियस, आपके अंदर क्या चल रहा है ये ना तो आपका फेस बताता, सब आप फेस विल रिवील दैट फीलिंग, बट आई ऑल्सो से कि
जो आपका रियलिस्टिक जो सिचुएशन है, वो जब तक आप अपने सामने वाले को मुँह से नहीं बताएँगे, वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। और अनटिल और अनलेस इफ दैट पर्सन इज़ नॉट लाइक हैविंग दैट पावर, मतलब उसके पास अगर पावर नहीं है जानने का, तो ऑब्वियस वो नहीं जानेगा। तो वासव दत्तन के साथ भी यही हुआ, वो किस सिचुएशन में थी, कैसी थी, वो समझ में नहीं आता है। वो जब हम लोग पोएम में डिस्कस करेंगे, आगे वाले वीडियो में आज मैंने आपको क्या बताया अबाउट दैट about the author. Here we discussed about the poem. Then I discussed the setting. Now in my next video you will get to know the stanza wise explanation about Avisara the Tris. Okay, चलिए तब तक के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।